दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त टकराव की बात करने जा रहे हैं जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सोचिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में जहां एक तरफ थे उत्तर भारत के अजय और शक्तिशाली राणा सांगा और दूसरी तरफ अपना वजूद बचाने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा एक हताश आक्रमणकारी बाबर। ये सिर्फ दो सेनाओं का आमना सामना नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं और रणनीतियों की एक ऐसी टक्कर थी जिसने हमेशा के लिए भारत का भविष्य बदल दिया। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 80। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। राजपूताना के महान राजा राणा सांगा के शरीर पर युद्ध के ठीक 80 गहरे घाव थे। जरा सोचिए, 80 घाव। एक इंसान के शरीर पर इतने घाव होना ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि रणभूमि में उनका खौफ किस हद तक रहा होगा। और सच कहूं तो इन घावों के बावजूद उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी जो किसी को भी हैरत में डाल दे। राणा सांगा की एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था। उत्तराधिकार के एक भयानक संघर्ष में अपने भाइयों के हमले में उन्होंने अपनी आंख खो दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका युद्ध कौशल इतना अचूक था कि दुश्मन सेना के जासूस जब उनके बारे में जानकारी लेकर लौटते तो वो सचमुच खौफ से कांप रहे होते थे। वो ये समझ ही नहीं पाते थे कि बिना आंख, हाथ और पैर वाला कोई इंसान इस तरह से अपराजित कैसे रह सकता है और इतनी विशाल सेना का नेतृत्व कैसे कर सकता है। खंड 1, 3 सुल्तानों पर विजय। अब सवाल ये है कि राणा सांगा ने ये अजय रुतबा हासिल कैसे किया। देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ था। राजा बनने से पहले उन्होंने एक बेहद क्रूर उत्तराधिकार संघर्ष का सामना किया। अपनी जान बचाकर श्रीनगर नाम के एक गांव में शरण ली और फिर वहां से वापस लौटकर मेवाड़ की सत्ता संभाली थी। और सत्ता संभालते ही उनका प्रभुत्व इतना विशाल हो गया कि उन्होंने अपने आसपास की 3 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सल्तनतों को घुटनों पर ला दिया। दिल्ली के इब्राहिम लोधी, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय, इन तीनों महाशक्तियों को उन्होंने युद्ध के मैदान में धूल चटाई। उनका ये विजय रथ बिना रोके चलता रहा। 1517 में खातौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में उन्होंने दिल्ली के इब्राहिम लोधी को बुरी तरह हराया। फिर 1519 आया, जहां गागरोन के युद्ध में तो मालवा के महमूद खिलजी को बाकायदा बंदी ही बना लिया गया। एक के बाद एक उनकी जीत का सिलसिला जारी था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सांगा का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि पड़ोसी राज्य ईडर के उत्तराधिकार विवाद में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। वहां गुजरात सल्तनत की सेनाओं को हराकर अपने चुने हुए उत्तराधिकारी रायमल को गद्दी पर बिठा दिया। इन सभी लगातार जीतों ने राणा सांगा को उत्तर भारत का निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया था। खंड 2, आक्रमणकारी बाबर का प्रवेश। अब देखिए, इतिहास का एक नियम है, जब भी कोई ऐसी महाशक्ति उभरती है तो उसे चुनौती देने वाला भी कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है। इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार यहीं से एंट्री लेता है, बाबर, एक उज़्बेक आक्रमणकारी जो किसी भी तरह अपनी सत्ता कायम करने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। बाबर की कहानी असल में असफलता और हताशा से शुरू होती है। उसे उसके अपने ही चाचा ने समरकंद और फरगना से खदेड़ दिया था। वहां से भागकर उसने काबुल में शरण ली। कुछ संसाधन जुटाने के इरादे से उसने भारत के पंजाब क्षेत्र पर 4 बार छिटपुट हमले किए और आखिरकार इब्राहिम लोधी के ही बागी रिश्तेदारों ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता दे दिया। नतीजा 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, जहां बाबर को एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिली। पानीपत की जीत के बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। पुराने आक्रमणकारियों का क्या था, लूटपाट की और वापस लौट गए, पर बाबर ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली और आगरा की अथाह दौलत देखकर उसका मन पूरी तरह बदल गया और उसने भारत में ही बसने का फैसला कर लिया। वो अचानक इतना अमीर हो गया था कि उसने काबुल के हर एक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का बांटा। अब उसे वो हताशा वाली, संघर्षों से भरी जिंदगी वापस नहीं चाहिए थी। खंड 3, बयाना का टकराव। अब दोस्तों, एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती, है ना। एक तरफ उत्तर भारत के अजय सम्राट राणा सांगा और दूसरी तरफ दिल्ली आगरा का नया महत्वाकांक्षी शासक बाबर। दोनों का आमना सामना होना बिल्कुल तय था और इस भीषण टकराव की शुरुआत हुई बयाना से। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के आसपास के लगभग 200 गांवों पर अपना अधिकार जता दिया था। इसके जवाब में बाबर ने राजस्थान की ओर बढ़ते हुए बयाना के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन मामला तब और ज्यादा गर्म हो गया जब सांगा ने बाबर के दुश्मनों यानी अफगानों के साथ ही गठबंधन कर लिया। इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी अब राणा सांगा की शरण में आ चुका था।
और इस बढ़ते तनाव का अंजाम क्या हुआ? 16 फरवरी 1527 को बयाना में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राणा सांगा की सेना ने बाबर के खास जनरलों मेहदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा को बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। बाबर के सैनिक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस आगरा भागे। इस करारी हार ने पूरे मुगल खेमे में दहशत और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। खंड 4, खानवा का युद्ध। बयाना की हार के ठीक 1 महीने बाद इतिहास का वो सबसे निर्णायक पल आ ही गया जिसने आने वाले भारत का पूरा भविष्य तय कर दिया। 17 मार्च 1527, खानवा का मैदान। एक ऐसा महायुद्ध जो अब किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता था। मैदान का नजारा कुछ इस तरह था। एक तरफ खड़ी थी राणा सांगा की विशाल, आत्मविश्वास से भरी और पारंपरिक हथियारों से लैस सेना। वहीं दूसरी तरफ थी बाबर की छोटी, सहमी हुई सेना। लेकिन इनके पास एक ऐसी अकल्पनीय ताकत थी जो उत्तर भारत में पहली बार देखी जा रही थी: बारूद और तोपें। तो ये मुकाबला सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं, बल्कि संख्या, बल और बिल्कुल नई तकनीक के बीच की एक सीधी टक्कर थी। लेकिन तकनीक होने के बावजूद बाबर के सैनिकों की मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। वो इतने डरे हुए थे कि उनका बस एक ही सपना था, किसी तरह जिंदा काबुल वापस भाग जाना। उनके जासूसों ने जो खौफनाक विवरण दिया था, उसने उनके अंदर तक दहशत भर दी थी कि सामने वाला इंसान नहीं है, वो बिना आंख, हाथ और पैर के लड़ता है और उसे हराना नामुमकिन है। उन्हें लगने लगा था कि इस युद्ध में उतरने का मतलब है साक्षात मौत को बुलावा देना। अपनी सेना को इस तरह से टूटते देखकर बाबर ने एक बेहद चतुर और मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई। उसने इस युद्ध को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। उसने अपने सैनिकों के सामने अपनी शराब की सारी बोतलें और प्याले तोड़ दिए और कभी शराब ना पीने की कसम खाई। मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाले तमगा कर को पूरी तरह से हटा दिया गया। और सबसे बड़ा कदम, उसने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया, ताकि उन डरे हुए सैनिकों में वापस एक नया जज्बा भरा जा सके। बाबर ने अपने सैनिकों के सामने एक बहुत ही नाटकीय करो या मरो वाला भाषण दिया। उसने कहा, अगर मैं जीता तो गाजी बनूंगा और अगर मैं मारा गया तो मुझे जन्नत नसीब होगी। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे दोस्तों, ये भाषण उस डरी हुई सेना के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुआ। धर्म के इस आह्वान ने सैनिकों के अंदर मरने मारने का एक अजीब सा जुनून पैदा कर दिया। अब यहाँ एक और दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है जो बाबर की अपनी डायरी बाबरनामा में मिलता है। बाबर ने अपने इस युद्ध को सही ठहराने के लिए एक बड़ा विवादास्पद दावा किया था। उसने लिखा कि राणा सांगा ने ही उसे भारत आने का न्योता दिया था और बाद में अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस दौर के किसी भी अन्य इतिहासकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। ऐसा लगता है जैसे ये केवल बाबर द्वारा अपने सैनिकों और आने वाले इतिहास की नज़रों में खुद को सही साबित करने का एक चतुर बहाना था। तो आखिर में इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद जरा इस विचारोत्तेजक सवाल पर गौर कीजिए। अगर उस दिन बाबर का वो मनोवैज्ञानिक भाषण काम ना आता तो, अगर बाबर के वो डरे हुए सैनिक खानवा के मैदान में उतरने से पहले ही काबुल वापस भाग गए होते, तो आज भारत का पूरा इतिहास कितना अलग होता। सोचने वाली बात है ना? ये हमें याद दिलाता है कि कैसे इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्य और उनके रुख अक्सर कुछ पलों के छोटे छोटे फैसलों और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों पर टिके होते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत